हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शिक्षा दृष्टि द एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ का टॉपिक कर लिया था और उसके आगे हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पिछले लेक्चर में बात की थी। वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस पे, और उसके आगे आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इसके ऊपर एग्जाम्स में 3 नंबर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं छोटा सा यहाँ किनारे लिख देता हूँ क्या क्या फैक्टर्स थे। तो आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों मिला के आ जाता था रो यल बाई ए, और रो क्या था यहाँ पर? रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये हमारा जो है शॉर्ट में इधर है। हम लोग इसको इसी पे आज जो है क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसी में जो होगा फेरबदल थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन करके होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज करेंगे, और आगे जो है हम लोग बाद में एडिशनल क्वेश्चंस पे जोर डालेंगे। तो एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 12.5 है हम लोग का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ गिवन लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। हमको क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है, और यहां से हमको क्या मिल जा रहा है? यल इक्वल टू 1 ओम। यहां पर क्या है? यल इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, और यहां पर R इक्वल टू 26 ओम। यल इक्वल टू 1 मीटर और R इक्वल टू 26 ओम दिया है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, और कह रहा है डायमीटर। यहां पर एक चीज नोटिस करना है, यहां पर डायमीटर दिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ना, रेडियस दिया है। कह रहा है डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। यहां पर डी इक्वल टू क्या दे दिया? 0.3 mm। 0.3 mm। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी हमसे पूछा है। तो सोल्यूशन करते समय हम लोग क्या लिखेंगे? सोल्यूशन करते समय लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन। हम लोग को गिवन क्या दिया है? L इक्वल टू 1 मीटर, R इक्वल टू 26 ओम, D इक्वल टू 0.3 mm। अब 0.3 mm को यहां पर जो दिया है वो mm में दिया है यूनिट। इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और यहां से डेसिमल को हटाएंगे, आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये आ गया डायमीटर। ठीक है, अब हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? रो इक्वल टू आर ए अपॉन यल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन यल। यहां पर हमने फार्मूला लिखा है, जब रो को यहां अकेला छोड़ेंगे और ए को इधर भेजेंगे, यल नीचे आ जाएगा, आर ए अपॉन यल, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर रो इक्वल टू क्या आ जाएगा तब? अब यहां पर हम लोग छोटा सा यहां पर किनारे सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा? एक मिनट में देख लेता हूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। यहां पर एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई लिख लेंगे, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी बाई टू का स्क्वायर। अब पाई डी स्क्वायर और नीचे का 4, एरिया इक्वल क्या आ गया? पाई डी स्क्वायर इंटू 4। यहां पर हम लोग एक ही यही वैल्यू रखेंगे, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू यल इंटू आर अपॉन यल। ये फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं जिससे आप लोग नोट करते समय, ये पहला है, यहां से हम लोग ये स्टेप लिखेंगे और फिर ये स्टेप लिखेंगे। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 जा 9,
इसको मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। 3 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 26 दिया है अपॉन 4 इंटू यल की वैल्यू 1 है, और यूनिट क्या लिखेंगे, ओम मीटर, और रो इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.14 इंटू 3 3 जा 9, और इसका जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 26 अपॉन 4 ओम मीटर। और यहां पर जो रो इक्वल टू आ जाएगा वो हम लोग का आ जाएगा 1.84 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, 10⁻⁻6 ओम मीटर। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो रो की यही वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें एक छोटा सा पार्ट और दिया है बुक में, आगे उसमें बुक में छोटा सा पार्ट और दिया है, अब वो बोल रहा है यूजिंग द टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। तो टेबल 12.2 में हम लोग देखेंगे, इसमें मटेरियल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मटेरियल हमको बताना है। तो यहां पर जब आप लोग देखोगे, यहां पर ये देखिए जो मैंने टिक लगाया यहां नेट, ये देखिए मरकरी जो है, मरकरी का दिया है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये रेजिस्टिविटी होगी। तो हम लोग मटेरियल में क्या बताएंगे, ये मटेरियल क्या है, मटेरियल है मरकरी। तो आप लोग पहले हम लोग क्या लिखना है, गिवन लिखेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पर डी दिया था, डी mm में दिया था, हम लोग उसको मीटर में चेंज किए, यहां से हम लोग एरिया निकाले और यही एरिया यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू निकाल के उस तरह से पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पुट करेंगे तो हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एग्जांपल नंबर 26 एनसीईआरटी का, और यही आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। यहां पर कहता है एक वायर है किसी भी मटेरियल की, उसका जो लेंथ है वो यल है। यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ दिया है, कितना दिया है, यल दिया है। उसके बाद हमें देता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें जो यहां पर दिया है वो एरिया है। कहता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, उसका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है। कह रहा है अगर हम उसकी लेंथ, मतलब उसी मटेरियल की अगर कोई हम दूसरी वायर लेते हैं, अनदर वायर सेम मटेरियल की, जिसकी लेंथ क्या हो, l/2 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं L1 इक्वल टू यल है, L1 लेंथ मानते हैं, वो क्या हो गया, यल हो गया, वो यल हो गया, और A1 इक्वल टू ए हो गया, A1 इक्वल टू ए हो गया। अब जब इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, R इक्वल टू रो यल बाई ए, R इक्वल टू R1 इक्वल टू 4 ओम दिया है, यहां पर R1 इक्वल टू 4 ओम दिया है। ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, R की जगह R की वैल्यू रख देंगे, 4 इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी हो गई, यल जो हमारा दिया है वो यल दिया है, और ए मतलब ये जो आ गया रो यल बाई ए इक्वल टू 4 ओम आया। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम लोग लिखेंगे L2 इक्वल टू क्या दिया है, L/2, L2 इक्वल टू L/2, और A2 इक्वल टू दिया है 2A, A2 इक्वल टू क्या दिया है 2A। अब यहां पर जब हम लोग R2 निकालेंगे, R2 मान लेते हैं यहां पर हम लोग का R डैश है, R2 इक्वल टू R डैश है, तो R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2 ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो R डैश इक्वल टू रो L/2 अपॉन 2A, ये A2 की वैल्यू और L2 की वैल्यू हमने यहां पर बस पुट कर दी है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एक मिनट, बिना इक्वेशन माने भी हो जाएगा।
इक्वेशन ना मान के हम लोग कैसे करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बस। अब यहां आर डैश को हम लोग सॉल्व करेंगे। आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो यल अपॉन 4a। ये 2 यहां चला जाएगा, 2a यहां पर रो यल अपॉन 4a आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 रो यल बाई ए। और रो यल बाई ए की वैल्यू हम लोग को क्या दी है, 4 ओम। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, आर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, रो यल बाई ए इक्वल टू 4 ओम। ठीक, अब आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, यहां पर उसकी वैल्यू रख देंगे 4 ओम, और ये कट जाएगा और आर डैश की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 ओम। आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। मतलब जब हम लोग उसका लेंथ आधा कर देंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर देंगे तो हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 209 का। तो पहले जो 2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट के दिए हैं वो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में उसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कहता है अगर कोई रेजिस्टेंस है किसी वायर का, असल में रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है, ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसके अलोंग जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है। कह रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे हाफ हो जाए, पहले उसकी जितनी वैल्यू थी उसकी, तो करंट में क्या चेंज आएगा। इसको अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें, हम लोग क्या देखते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम्स लॉ से हम लोग यही देखते हैं। ओम्स लॉ से अगर हम ये देखते हैं, अगर ये हाफ हो रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट विल आल्सो डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच। अब अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली करें तो वो भी सिंपल सा है। कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू आई आर, मान लेते हैं ये पहले की कंडीशन थी और यहां पर करंट I फ्लो हो रही थी। यहां से अगर हम लोग R निकालेंगे तो वो आ जाएगा V बाई आई, इक्वेशन 1। सेकेंड केस में भी कह रहा है R तो कांस्टेंट है, तो सेकेंड केस में भी R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 यहां पर ले लिया और ये I2 ले लिए। I2 हमें फाइंड करना है। अब R की जो वैल्यू थी वहां से उठा के हम लोग लेके आएंगे और V बाई आई लिखेंगे। अब V2 की जो वैल्यू दी है वो हाफ दी है, अपॉन I2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये V से भी कट जाएगा और 1/2I2 इक्वल टू 1/I, और I2 इक्वल टू आ जाएगा I बाई 2। ये हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लिए। ये थ्योरेटिकल अप्रोच था, ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच था। दोनों मेथड अच्छे हैं। जब ज्यादा मार्क्स में आए तो आपको ये करना है, और जब कम मार्क्स में आए तो आपको ये वाला मेथड करना है। आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे आगे के 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक में पूछा है हम लोग टोस्टर और आयरन में जो है एलॉयज का यूज क्यों करते हैं। वही क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिक कॉइल्स और टोस्टर आर मेड फ्रॉम एलॉय रेदर देन मेटल। तो उसका रीजन पिछले लेक्चर में हम लोग आपको बताए थे कि उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर अगला जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें टेबल को यूज करके बताना है कि सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो उसमें हम लोग जब चेक करेंगे तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी दी है वो आई थिंक 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दी है। यहां पर पावर हम लोग देखेंगे और वहां जब हम लोग टेबल से मैच कराएंगे, सिल्वर सबसे ऊपर है तो सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे आज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।
तो ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं ये कोई हमारी सर्किट है, ये प्लस ये माइनस, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा R1, फिर R2, फिर R3। हम लोगों ने इसको नाम दे दिया R1, R2, R3। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं हम लोग ये इस तरह से जुड़े थे, ये I करंट गई, I करंट आ गई और पोटेंशियल डिफरेंस V। अब हम लोग को कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब अगर हम लोग के पास अगर 3 रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और 3 से भी ज्यादा हो गए, ढेर सारे हो गए, अब उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एकदम जो है सब एक दूसरे में इतनी तरीके से उलझ जाएंगे कि हम लोग को एकदम बुरी तरह से दिखेगा नहीं, वो एकदम जाल लगने लगेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को घटाने के लिए, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को घटाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे। अब अगर यहां पर ये रेजिस्टेंस तीनों मिला के जो काम कर रहे हो, उस वही काम अगर कोई अकेला रेजिस्टेंस ऐड करने लगे, जिसको हटा के हम लोग डायरेक्ट जोड़ दें और ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाए। ये हो गया R प्लस माइनस, I करंट गई और I। ठीक, अगर इन तीनों को हटा के कोई ऐसा रेजिस्टेंस ले आए जो तीनों का काम अकेले कर दे, तो हमें जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो थे, वो प्रॉब्लम जो थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोगों ने देखा, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट। ठीक है, अब वो किस लिए करते हैं, वो आगे हम लोग 2 टाइप सीखेंगे, कैसे कैसे उसको अरेंज करते हैं, कैसे कैसे उसको सेटअप करते हैं रेजिस्टेंसेस को। तो वहां से हम लोग को पता चलेगा कि उसके और क्या क्या यूज हैं। तो हम लोग को जानना है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, हम लोग पहले सीरीज देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 2 टाइप होते हैं, 2 तरीके होते हैं, 2 तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब हमें जो सबसे पहला देखना है, वो देखना है हमको सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, ये हो गई कोई सर्किट, ये R1, R2, R3, ये B, ये प्लस, ये माइनस, I गया और I करंट वापस आया, R1, R2, R3। अब जरा हम देखते हैं, यहां से मान लेते हैं कोई चार्ज Q फ्लो हुआ, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज Q फ्लो हुआ, यहां पर चार्ज क्या था, Q था, यहां पर चार्ज क्या था, Q था। अब जब ये चार्ज मूव करेगा तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, ये रेजिस्टेंस R1 से पास होगा। अब R1 रेजिस्टेंस है तो ये थोड़ा तो फ्लो को रोकेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कुछ पार्ट चार्ज का रोक लेगा, जाने तो देगा। तो यहां से कितना चार्ज पास होगा, Q। अब यही चार्ज जब आगे जाएगा तो यहां से भी तो Q चार्ज ही पास होगा, जितना चार्ज आया उतना ही तो जाएगा। यही चार्ज आगे बढ़ा, यही R3 से भी पास हुआ। हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज R1 में है वही R2 में है, वही R3 में है। इसका मतलब पर सेकंड चार्ज जो R1 से पास हुआ वही पर सेकंड चार्ज R2 से पास हुआ, वही पर सेकंड चार्ज R3 से पास हुआ। क्या बताता है ये, पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज, यही हमारा क्या होता है, करंट होता है। हम लोग क्या देखते हैं, I करंट गया और I करंट वापस आया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे I गया और कैसे I करंट ही वापस आया।
अब अगर क्यू चार्ज यहां से पास हुआ, मान लेते हैं यहां से करंट आई फ्लो हुई, यहां से भी वही करंट आई फ्लो होगी, और यहां से भी वही करंट आई फ्लो होगी, यहां से भी वही करंट आई फ्लो होगी। यहां हमको क्या मिल गया, पहला मिल गया करंट सेम रहेगी सभी रेजिस्टेंस में, करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी। अब इसका हम लोग छोटा सा देखने वाले हैं डेरिवेशन, और यहां पर हम नोट करेंगे हमको क्या क्या मिला, यहां पर हम नोट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या मिला, और यहां पर हम लोग इसका छोटा सा वेरिफिकेशन देखेंगे, या फिर डेरिवेशन कह सकते हैं आप लोग, उसको देखेंगे। मान लेते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को मिला के R है, ठीक। तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, V है। अब यहां पर हम लोग मानते हैं, अब जरा देखो आप लोग, यहां पर ये रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट, ये यहां पर दूसरा पॉइंट, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच अप्लाई होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच अप्लाई होगा, और कुछ इन दोनों के बीच अप्लाई होगा। शॉर्ट में कहें तो तीनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो अलग अलग होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस का पॉइंट जहां से वो जुड़े हैं ये डिसाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, मेजरमेंट को। आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया गया है। यहां पर तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, V की यही हमारी वैल्यू है आएगी, तीनों का हम जब सम कर देंगे सिंपल सा, तो वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगी। अब यहां पर V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I सेम है R1 प्लस I सेम है R2 प्लस I सेम है R3, ये हो गया। अब B को हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, IR, और यहां से I हम लोग कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। I से I कट गया, और R क्या आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, R इक्विवेलेंट। अब अगर सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू, अगर यहां पर R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, R3 की वैल्यू 3 ओम है, और तीनों सीरीज में जुड़े हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोग अभी चैट सेक्शन में बताइएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोग कमेंट करके अभी लाइव चैट में बताइएगा, आप लोग बताएंगे इसकी वैल्यू इस फार्मूले से, ठीक है। अब यहां पर हम लोग नोट करेंगे हमको मिला क्या, यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, मिला डिफरेंट। तीसरा हम क्या जाने, आर इक्विवेलेंट, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। पॉइंट नंबर 4 हमें जो मिला वो हम क्या देखेंगे, यहां पर जब आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, या फिर कहीं भी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, अभी आगे क्वेश्चन किया जाएगा अगले लेक्चर में, यहां पर जब आप लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो आप लोग देखोगे जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन R1 होगी, ग्रेटर देन R1 होगी, ग्रेटर देन R2 भी होगी, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन R3 भी होगी, या फिर जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे सीरीज में सबसे ज्यादा होगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्ट अरिथमेटिक सम कर रहे हैं, अगर किसी चीज में कुछ जोड़ेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, इस वजह से। यहां पर हम लोग को 4 पॉइंट ये नोटिस करना है। सबसे पहले करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा अक्रॉस सभी रेजिस्टेंस के, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग रेजिस्टेंस से ज्यादा रहेगी। अब हमें सिंपल सा ये जानना है, हमने ये जाना ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ये भी जानना है सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो सिंपल सी डिफिनेशन आपको देखनी है, सिंपल सी डिफिनेशन देखनी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी बता दे रहा हूं, फिर मैं उसको नोट कर दूंगा।
तो डिफिनीशन क्या है, व्हेन वन एंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ अनदर रजिस्टर। यहां पर जो पहला रेजिस्टेंस था, पहला पॉइंट, वो तो यहां सर्किट से जुड़ा, सर्किट से यहां पर जुड़ा, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इसके पहले पॉइंट R2 के पहले पॉइंट से जुड़ा, R2 का दूसरा पॉइंट R3 के पहले पॉइंट से जुड़ा। तो इस तरीके से ये पहला रेजिस्टेंस था R1, ये R2, ये R3, ये R1 था, R1 के ये उसको दूसरा पॉइंट, R1 पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, R2 का दूसरा पॉइंट, ये R2 का पहला, ये R2 का पहला पॉइंट, ये R2 का दूसरा पॉइंट। देखिए फिर से, यहां पर क्या था, ये R1 का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये R2 का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, R1 का दूसरा पॉइंट R2 के पहले से, और R2 का दूसरा पॉइंट R3 के पहले से ऐसे जुड़ा है लाइन से। तो इस तरीके से एक के बाद एक जुड़े हैं, वही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोग को इसकी डिफिनेशन लिखवा देता हूं। तो यहां पर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन लिख दी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग को। यहां पर कह रहा है सेकंड एंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर। जो पहला एंड था किसी रजिस्टर का, मैंने आपको बताया, फिर से देख लेते हैं। ये पहला एंड था, ये फर्स्ट रजिस्टर का, ये दूसरा एंड, ये दूसरा रजिस्टर है, ये उसके पहले से कनेक्ट हो गया, और ये दूसरा एंड है सेकंड रजिस्टर का, वो थर्ड के पहले से ऐसे कनेक्ट हो गया। ये तीनों आ गए आपस में सीरीज में, ये हो गया। और यही पैटर्न क्या करता है, यही पैटर्न आगे फॉलो करता है कंटिन्यूअसली, तो इसे क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जानने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हमने फाइंड किया था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यहां पर, और मान लेते हैं ऐसे 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 चलते चलते हम लोग पहुंच गए Rn पर। कहां पहुंच गए, Rn क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, और मान लेते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू डैश 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 Rn, ऐसे ऐसे सारे रजिस्टर इक्वल हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, R प्लस R ऐसे डॉट 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 प्लस R, ऐसे n बार तक। ठीक, यहां पर क्या होगा, अब अगर ऐसे हम लोग 2 2 जोड़े, 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 2 ऐसे प्लस हम करें, यहां पर अगर n बार है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू n। उसी तरह यहां पर क्या लिख लेंगे, n इंटू R। जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो हम लोग उसको लिख लेंगे n इंटू R। यही आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग इस बार देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक, सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इसकी डिफिनीशन है कि जब भी रेजिस्टेंसेस का जो पहला एंड हो वो एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड हो वो किसी अनदर पॉइंट से कनेक्टेड हो। जैसे यहां पर हमने कोई ये बनाया हमारी सर्किट, यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये V प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर ये पहला रेजिस्टेंस गया R1, अभी हमारा यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस गया R2। यहां पर R1 हो गया, R2 हो गया। अब R1 का जो पहला पॉइंट है वो भी इसी पॉइंट A से जुड़ा है, और R2 का भी जो पहला पॉइंट है वो भी A से जुड़ा है। अब R2 का जो दूसरा पॉइंट है वो B से जुड़ा है, और R1 का भी पहला पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट, वो भी B से जुड़ा है। मतलब जो एंड्स हैं दोनों रेजिस्टर्स के वो सेम है, तो तब हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम लोग इसकी डिफिनीशन नोट कर लेंगे, हम लोग इसकी डिफिनीशन देखेंगे। when the resistors are connected such that their end points are same, तब हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
अब मुझे जैसे हमने पिछले सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था वैसे आप लोग को बताने के लिए यहां पर जगह चाहिए, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन में। और यहां पर हम उसको थोड़ा सा वेरिफिकेशन देखने वाले हैं और यहां से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सर्किट बनाता हूं, आप लोग को एक सर्किट दिखाता हूं। ये V हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये एक पॉइंट A हो गया, ये रेजिस्टेंस एक, दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सर्किट हो गई, ये हमारी सर्किट हो गई। ठीक है, यहां पर मानते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और ये R3 है। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। जरा अब हम देखें यहां पर ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालते थे, पॉइंट्स के बीच निकालते थे। यहां पर जो इन दोनों का जो एंड पॉइंट्स है, अगर R1 को लें तो यहां पर R1 का एंड पॉइंट्स A और B है, R2 का एंड पॉइंट्स A और B है, R3 का भी एंड पॉइंट A और B ही है। ये क्या हम लोग को बताता है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच निकाला जाए तीनों केसेस में तो हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट नहीं बदले हैं, पॉइंट नहीं बदले हैं। ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो दो पॉइंट्स के बीच जुड़े हैं वो A और B हैं, और रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स के बीच में होगा, इन दोनों के अक्रॉस होगा। और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो V है, तो इन तीनों के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V आएगा। अब यहां पर अगर V सेम है तो यहां से जो करंट मान लेते हैं, अगर I गई, ये यहां से I1 चली जाएगी, यहां से I2 चली जाएगी और यहां से I3 चली जाएगी। यहां तीनों कंबाइन होकर फिर से I बना के यहां से करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस कुछ और है तो कुछ वहां पर I1 की वैल्यू अलग रहेगी, R2 का रेजिस्टेंस कुछ और है तो वहां पर R2 की वैल्यू अलग रहेगी। अब यहां पर देखते हैं, अगर इसके लिए हम फॉर्मूला निकालें तो कैसे आएगा। यहां पर I इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई R, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई R। I1 को क्या लिखेंगे, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V बाई R हो गया और V यहां से हम लोग कॉमन ले लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर डिफरेंट हो जाएगी। तीसरा क्या आएगा, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर जो है R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये। और चौथा जो है वो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन R1, R इक्विवेलेंट ऑलवेज लेस देन R2, R इक्विवेलेंस ऑलवेज लेस देन R3। ठीक, इसको आप लोग देखिए, ये हो गया। अब जरा सोचते हैं ये क्यों आया। मान लेते हैं हमारे पास कोई अगर नंबर 2 है, अब इसको अगर हम 1 में लिख लें, रेसिप्रोकल में लिख लें, 1/2 हो गया। अब ये नंबर इससे बहुत बड़ा है, इसीलिए जब हम लोग वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
वहां पर जब हम लोग देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा जो है इससे छोटी ही रहेगी अलग अलग रेजिस्टेंसेस से। तो यहां पर आप लोग का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो क्लियर होता है, खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड्स में भी आ चुके हैं इनके कॉम्बिनेशन पे, और अगला लेक्चर फुल्ली न्यूमेरिकल होने वाला है। वहां पर हम लोग कोई थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, हम लोग बस पैरेलल और कॉम्बिनेशन सीरीज पे बस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से बिल्डअप करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आते हैं पेपर में, और तरह तरह के आप लोग को सर्किट देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह की सर्किट्स रहेंगी, कुछ इस तरह की सर्किट्स रहेंगी, कुछ यहां पर आपको डायगोनल शेप्स यहां स्क्वायर में भी मिलेंगी। ऐसे बढ़िया हम लोग सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर किसी का पिछला लेक्चर छूटा है तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जो है अपने पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो। वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चैनल से जुड़े रहने के लिए। अब इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो और लाइक करो, शेयर करो, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो कमेंट से, और अगर जैसा भी लगा हो वीडियो उसको अपने कमेंट से शेयर करिए और फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। और आने वाले समय में हम लोग कुछ ही दिनों में ये बस चैप्टर खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और क्योंकि बोर्ड्स ने अपना पैटर्न चेंज किया है तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग बढ़िया से इस कंसेप्ट को मजबूत करिए, और अगला लेक्चर हम लोग खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।